हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है, तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 531 से 535 तक। नॉर्दर्न प्लेन्स की सुबहें अब और ठंडी होती जा रही थीं। व्हाइट फ्रॉस्ट ने पूरे ग्रासलैंड को ढक लिया था और लोग जब सांस छोड़ते थे तो धुआं सा बाहर निकलता था। दोनों आर्मी, जिनमें लाखों सोल्जर्स थे, आमने सामने खड़ी थीं। आसमान में झंडे उड़ रहे थे और ट्रूप्स की फॉर्मेशन जंगल जैसी घनी दिखाई दे रही थी। लियू ट्राइब और हे ट्राइब पहली बैटल के बाद दर्जन भर दिन आराम करके फिर से लेटर भेजकर बैटल के लिए तैयार हुईं और आज दोनों पक्ष पूरी तरह बाहर निकल आए थे। सेकंड ब्रदर, पिछली बार तुम गए थे, अब मेरी बारी है। मो शिकुआंग बेचैन होकर चिल्लाया और उतावलेपन में आगे की तरफ दौड़ पड़ा। मो शिकुआंग के सफेद बाल उड़ रहे थे, उसकी काली चमड़ी और पैंथर जैसे चमकते हुए आईज किसी तूफान की तरह लग रही थीं। उसने गरज कर कहा, कौन है जो मौत ढूंढ रहा है? ही अगेन, दिस ब्लैक बारबेरियन। हे ट्राइब के हायर अप्स ने उसे देखते ही गुस्सा और डर दोनों महसूस किया। पिछली बैटल में कई रैंक 4 गू मास्टर्स मो शिकुआंग के हाथों मारे गए थे। मो शिकुआंग की बेहद क्रूर फाइटिंग स्टाइल ने सबको सहमा दिया था। हे लू लान ने हल्की सी हंसी छोड़ी। उसका चेहरा पहले की तुलना में काफी शांत था। उसने मुख्य टेंट में बैठे दो नए चेहरों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों में से कौन पहले जाएगा? ये दोनों थे गाओ यांग और जू जाई, रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर्स, जिनका नाम डिमोनिक पाथ के ट्विन डीमंस के रूप में दूर दूर तक फैला हुआ था। शुरुआती दिनों में डिमोनिक पाथ के ट्विन डीमंस को ताइबाई युनशेंग का बड़ा एहसान मिला था और उन्होंने कसम खाई थी कि एक दिन उसका बदला लौटाएंगे। कुछ समय पहले ताइबाई युनशेंग ने लेटर गू भेजकर उन्हें बुलाने की कोशिश की थी और कुछ दिन पहले वे खुद हे ट्राइब की आर्मी में शामिल होने चले आए थे। इन दोनों के जुड़ते ही हे ट्राइब और लियू ट्राइब की ताकत में जो अंतर था वो तुरंत भर गया और हे ट्राइब के हायर रैंक्ड एक्सपर्ट्स को पहले वाली तनाव भरी स्थिति से राहत मिल गई। ट्विन डीमंस हमेशा साथ रहते थे, लेकिन बैटल के रूल्स के हिसाब से दोनों तरफ से सिर्फ एक पर्सन ही बैटलफील्ड में जा सकता था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर पहले से हुई डिस्कशन के अनुसार जूजाई उठ खड़ा हुआ और हल्का झुककर बोला, मैं जाऊंगा। हे लू लान ने सिर हिलाकर इजाजत दी। मो शिकुआंग ने जू जई को आते देखा और उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। रैंक 4 पीक स्टेज, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हें देखकर कोई खास दम नहीं लगता। उम्मीद है 2-4 घूंसों में ही नीचे नहीं गिर जाओगे। जू जाई ने नाक से हवा छोड़ी और एक जू एक्टिवेट किया और फिर उसकी बॉडी तोप के गोले जैसी रफ्तार से आगे उड़ी। मो शिकुआंग अपनी जगह खड़ा रहा, सूखे होंठ जीभ से चाटते हुए, जैसे वो इस टक्कर का मजा लेने के लिए तैयार हो। बूम! जू जाई जाकर पूरी ताकत से मो शिकुआंग से टकराया। धमाके की आवाज ऐसे गूंजी जैसे आसमान में हजारों बिजली एक साथ फट गई हों। ताकत की इस टक्कर में जू जई कई कदम पीछे हट गया, जबकि मो शिकुआंग सीधा हवा में उछलकर दूर जा गिरा। थर्ड ब्रदर, सावधान, ये जू जाई है, डिमोनिक पाथ का ट्विन डीमंस में से एक। ये स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करता है, लियू वेनवू ने मेन टेंट से जोर से याद दिलाया। हा, स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर, कमाल है। मुझे ऐसे ही ओपोनेंट से लड़ने में मजा आता है, मो शिकुआंग खून थूकते हुए बोला। चोट ने उसे और ज्यादा उकसा दिया था। वो जमीन से उछलकर फिर से खड़ा हो गया, उसका उत्साह और भी बढ़ गया था। उसकी कोयले जैसी काली चमड़ी पर एक पागलपन भरी चमक उभरी। एक जोरदार आवाज गूंजी, उसकी ऑरा उछलने लगी और मो शिकुआंग पागलों की तरह जू जई पर टूट पड़ा। मौत को बुलावा दे रहा हे जू जई ने खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब दिया और वो भी छलांग मारकर उसकी तरफ लपका। बूम बूम बूम! दोनों तरफ से इतना जबरदस्त क्लोज कॉम्बैट शुरू हुआ कि हर टक्कर एक धमाका पैदा कर रही थी। मो शिकुआंग की पाथ गू मास्टर था, यानी अपनी कमजोरी लेकर ताकत पाथ वाले के स्ट्रांग पॉइंट से लड़ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर जू जाई के साथ इतनी भारी बैटल में भी पीछे नहीं पड़ रहा था। हे ट्राइब के कैंप में सब चौकन्ने हो गए। अजीब है, क्या ये मो शिकुआंग दोनों क्यूआई और स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करता है? ऐसा नहीं है। दिखने में लगता है कि वो क्लोज कॉम्बैट कर रहा है, लेकिन असल में उसके घूंसे सीधे शरीर से नहीं लग रहे। उसके चारों ओर एक पारदर्शी क्यूआई आर्मर है और वो उसी को क्यूआई एक्सप्लोजन जीयू से एक साथ फोड़ता है। उसी एक्सप्लोजन से स्ट्रेंथ पाथ जैसी ताकत पैदा हो रही है, कनिंग जेंटलमैन सांशी हान ने गंभीर आवाज में कहा। वो इन्वेस्टिगेटिंग में माहिर था और उसने ध्यान से देखकर मो शिकुआंग की ये चाल पकड़ ली थी। क्यूई एक्सप्लोजन जीयू और क्यूई आर्मर जीयू की तालमेल से आर्मर अब हमला भी था और रक्षा भी। गू मास्टर्स अपनी चालाकी से जीयू चलाते हैं। अलग अलग जीयू वर्म्स का सही मेल कई बार चमत्कारी असर पैदा कर देता है। ये मो शिकुआंग सच में बहुत खतरनाक है। पहली बार देख रहा हूं कि कोई भाई जू जाई को सामने से दबा रहा है।
गाओ यांग पूरा समय बैटल को देखते हुए बोले। उनका चेहरा गंभीर था। उन्हें जू जई की ताकत अच्छी तरह पता थी। वो जानता था कि जू जई लगभग पूरी ताकत झोंक चुका है, लेकिन सामने वाला आदमी अभी भी बहुत हल्के अंदाज में जैसे खेल रहा हो लड़ रहा था। अचानक हवा में किसी जंगली सुअर की पागल चीख गूंजी। एक विशाल ग्रैंड एम्परर बोर का बीस्ट फैंटम, जो हाथी जितना बड़ा था और डर पैदा करने वाली ताकत रखता था, हवा में उभर आया। ग्रैंड एम्परर बोर एक म्यूटेटेड बोर था और इसकी ताकत को कोई हल्के में नहीं ले सकता था। दर्जन भर मूव्स के बाद आखिरकार जू जाई ने बीस्ट फैंटम को अनलीश किया। उसके साथ ही उसकी हमला करने की ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई। मो शिकुआंग तैयार नहीं था और ये भारी ताकत उसे उछालकर जमीन पर लुढ़का लाई। जू जाई ने मौका देखकर पीछे नहीं छोड़ा और अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट कर दिया। हवा में जो ग्रैंड एम्परर बोर फैंटम था वो धुंधला हुआ, फिर दोबारा गाढ़ा होकर बना और उसके साथ ही 2 और ग्रैंड एम्परर बोर फैंटम्स हवा में प्रकट हो गए। 3 Grand Emperor Boar Strength. Boom. अब जू जाई के हर घूंसे से सोनिक बूम फूट रहा था। मो शिकुआंग को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन वो हंस पड़ा जैसे यही तो उसे चाहिए था। मजेदार, आओ अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूं। उसने मूवमेंट गू एक्टिवेट किया और बिजली जैसी तेजी से ऊपर उड़ गया। जू जाई के 3 बोर स्ट्रेंथ वाले हमलों को आसानी से चकमा दे दिया। जू जाई का घूंसा जमीन पर लगा और वहां एक विशाल क्रेटर बन गया। मिट्टी और पत्थर हवा में बिखर गए। मो शिकुआंग हवा में झूल रहा था, उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने ऊपर से जमकर पंचेस बरसाने शुरू कर दिए। Aura Oro RA. उसका फिस्ट क्यूआई आसमान से मीटियर रेन की तरह नीचे गिर रहा था। जू जाई बचता भी जा रहा था और साथ में काउंटर मारकर इन फिस्ट क्यूआई को तोड़ रहा था, लेकिन जल्दी ही वो कमजोरी में आने लगा। की पाथ वाले ओपोनेंट के सामने स्ट्रेंथ पाथ की सबसे बड़ी वीकनेस अब साफ दिख रही थी। वो फैंग युआन नहीं था जिसके पास स्ट्रेंथ क्यूआई ज्यू था। जू जाई के पास लॉन्ग रेंज अटैकिंग मेथड्स ही नहीं थे। मो शिकुआंग ने टैक्टिक बदलते ही उसे तेजी से दबाना शुरू कर दिया। बुरा हुआ, अगर वो सिर्फ डिफेंस करता रहा तो भाई जू जाई टिक नहीं पाएगा। गाओ यांग को जू जाई की वीकनेस पता थी और ये दृश्य देखकर वो परेशान हो गया। उसने तुरंत बैटल में जाने की इजाजत मांगी। हे लूलान ने भी हालात बिगड़ते देख तुरंत हाँ कर दी। एक मामूली वेरिएंट ह्यूमन, तुझे सबक सिखाता हूं, गाओ यांग ने धीमी आवाज में कहा। उसके आसपास धुंध सी उठी और फिर एक रिबन की तरह सिमटकर उसे आगे धकेलने लगी। संख्या का फायदा उठाने की सोच भी मत। ओयंग बी संग ने नाक से हवा छोड़ी और लगभग उसी समय आगे बढ़ गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने बीच रास्ते में गाओ यांग को रोक लिया। गाओ यांग के मन में सिर्फ जू जई की चिंता थी। ओयंग बी संग से लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने दूर से ही क्लाउड रोप ग्यू एक्टिवेट कर दिया। मिल्की व्हाइट मिस्ट ओयांग बी सैंग के चारों ओर उमड़ने लगी, फिर सिमटकर एक रस्सी बन गई जिसने उसे कसकर बांध लिया। गाओ यांग का काम था डिफेंस और दुश्मन को बांधकर रखना, जबकि जू जाई हमला और इन्वेस्टिगेशन में माहिर था। दोनों की आपसी तालमेल एकदम बढ़िया थी। ओयांग बी सैंग तड़पा, क्लाउड रोप जोर से हिली और टूट गई, लेकिन फिर उसी वक्त दोबारा बन गई, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बढ़ भी रही हो। गुस्से में ओयांग बी सैंग ने अपने एपर्चर में प्राइमीवल एसेंस को अशूरा ज़ॉम्बी गू में डालना शुरू किया और खुद को ज़ॉम्बी में बदलने लगा। अशूरा ज़ॉम्बी बनने के साथ ही उसकी डिफेंस और स्ट्रेंथ दोनों तेजी से ऊपर उठ गईं। ओयांग बी सैंग ने गरजकर क्लाउड रोप को 3 गुनी ताकत से तोड़ दिया। उसने एक ठोकर मारी और आसमान में उछल गया, फिर से गाओ यांग के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। अशूरा ज़ॉम्बी 5 ग्रेट फ्लाइंग ज़ॉम्बी ग्यू में से एक था जो स्वाभाविक रूप से उड़ सकता था। गाओ यांग का इरादा ओयांग बीआई संग से उलझने का था ही नहीं। वो भौएं सिकोड़कर उसे देखता रहा और समझ गया कि ओयांग बी सांग जानबूझकर उसे रोक रहा है ताकि मो शिकुआंग जू जाई को मार सके। ये सोचते ही उसने अपना ट्रम्प कार्ड जीयू एक्टिवेट कर दिया। Rank 5, Treacherous Cloud Wave GU. उसका प्राइमीवल सी एकदम तेजी से नीचे गिरने लगा, जैसे आधा खत्म हो गया हो। एक धूसर रंग का बादल जो गाड़ी जितना बड़ा था, उसके भीतर डार्क रेड लाइट तैर रही थी और वो बादल रफ्तार से ओयांग बी सैंग की दिशा में उड़ गया। ओयांग बी संग कुछ बार बचने के लिए इधर उधर घूमा, लेकिन वो बादल उसकी परछाई की तरह उसके पीछे लगा रहा और आखिरकार उसे ढक लिया। ट्रेचरस क्लाउड वेव गू लगते ही ओयांग बी सैंग को लगा जैसे दिशा ज्ञान गायब हो गया हो। उसका दिमाग बहुत धीमा पड़ गया, विचार 10 गुना धीमे हो गए। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब गायब। ग्रे क्लाउड में घिरे हुए वो आसमान में किसी बिनसिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर टकराता रहा। मो शिकुआंग, इतना मत उछलो। गाओ यांग ने वुयांग बीआई संग को छोड़कर आखिरकार समय पर पहुंचकर जू जई को रीइंफोर्स किया।
दोनों ने ताकत मिलाई और अपनी गहरी समझ से मोशी कुआंग जैसा डरावना और निडर लड़ाका भी धीरे धीरे दबने लगा। लेकिन 20 मूव्स भी पूरे नहीं हुए थे कि ग्रे क्लाउड के अंदर से ओयांग बी सैंग की चीख आई, अशूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तुरंत ही ग्रे क्लाउड में से 6 मोटे हाथ निकले, जैसे किसी ने ब्रॉन्ज से ढाल दिए हों। बाहर से देखा जा सकता था कि अंदर की छवि बैलून की तरह फूल रही थी। ओयांग बी सैंग ने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई। उसके शरीर की एक ही हलचल से वो डिम और लाइटलेस ग्रे क्लाउड को हिलाकर बिखेर बैठा। तुम घटिया लोग मर जाओ! पूरी तरह गुस्से में भरकर ओयांग बीसंग हवा में उड़ा और मोशी कुआंग के साथ मिलकर गाओ यांग और जू जई पर टूट पड़ा। ऐसा एक्सपर्ट लड़ाई में शामिल होते ही जू जाई और गाओ यांग को डिफेंस पर जाना पड़ा। हालात अचानक संकट में बदल गए। अलायंस लीडर गाओ यांग और जू जाई हमारे लिए बेहद जरूरी एक्सपर्ट्स हैं, इन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकते। ताई बाई यूशेंग ने बिगड़ते हालात देखकर तुरंत कहा, सर की बात सही है। हे लू लैन गंभीर होकर अपनी सीट से खड़े हो गए। गाओ यांग और जू जाई जुड़ गए थे, लेकिन हायर रैंक स्ट्रेंथ में हे ट्राइब फिर भी लियू ट्राइब से कमजोर था। हे लू लैन ने हाथ लहराया और बिल्कुल वही करते हुए जैसा उसने फैंग युआन को करते देखा था, ऑल आउट वॉर का आदेश भेज दिया। आदेश जैसे ही पहुंचा, पूरी आर्मी आगे बढ़ने लगी। लियू वेनवू ने हंसकर कहा, एक्सपर्ट्स चैलेंज में जीत नहीं पाए तो अब भीड़ लेकर आ रहे हो। ठीक है, मैं भी साथ हूं। बगल्स बजने लगे और वॉर ड्रम्स बैटलफील्ड को हिलाने लगे। लियू ट्राइब की आर्मी भी आगे बढ़ पड़ी। दोनों तरफ लाखों सोल्जर्स एक उफनती लहर की तरह एक दूसरे पर टूटने लगे। दोनों आर्मी के बीच का फासला एकदम घट गया और जब बस कुछ 100 कदम रह गए तो दोनों तरफ के ग्यू मास्टर्स लगभग एक साथ हमला करने लगे। एक पल में पिल फायर, आइसिकल्स, बोन स्पीयर्स और विंड ब्लेड्स की बारिश दुश्मन की तरफ चली गई। लाइट आर्मर्स, बोन शील्ड्स, वाटर बैरियर्स और तमाम डिफेंस एबिलिटीज एक्टिवेट हो गईं। सीधी सादी वॉर सीन अब रंगों से भरी एक चमकदार पेंटिंग बन गई। Boom, boom, boom. दोनों तरफ के हमले लगभग एक ही समय पर टकराए। जैसे बारिश की बौछार लेक पर गिरती है और लहरें फैलती हैं, बैटलफील्ड पर रिपल्स फैलती चली गईं। कुछ गू मास्टर्स जिनकी किस्मत खराब थी, वे धमाकों की इस आंधी में मर गए या बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन ज्यादातर जू मास्टर्स लगातार हमला करते रहे जब तक दोनों तरफ की आर्मी आपस में टकरा नहीं गई। 2 उफनती नदियों की टक्कर जैसी भिड़ंत हुई, खून उछला और हर जगह अफरातफरी मच गई। इसी पल लोगों की भारी भीड़ उमड़ने से गाओ यांग, जू जाई, मोशी कुआंग और ओयांग बी संग की लड़ाइयां भी एक झटके में टूट गईं। दोनों आर्मीज पूरी तरह आपस में गुथ गईं और लड़ाई की आवाजें आसमान भर गईं। Waterfall GU. इस पागलपन भरे बैटल में वाटर डीमन हाउ जीलियू ने दोनों हथेलियां आगे धकेली और एक विशाल धारा फूट पड़ी जो सामने खड़े गू मास्टर्स को अलायंस की परवाह किए बिना बहाकर ले गई। Great Tornado GU. गहरे हरे रंग का एक विशाल टॉर्नेडो जो 10 मीटर ऊंचा था, बैटलफील्ड पर घूम गया। जहां भी गया, आदमी और बीस्ट हवा में उड़ने लगे जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। टॉर्नाडो छटते ही चांग ब्याओ दिखाई दिया। वो हवा में तैर रहा था, उसकी हरी रोब लहरा रही थी और उसके पूरे शरीर से दबदबे वाली ऑरा निकल रही थी। वो और हाउ जीलियू ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए दोनों रैंक 4 एक्सपर्ट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगले ही पल बिना किसी बातचीत के सीधे लड़ाई शुरू। सोने जैसी बिजली का एक टुकड़ा बैटलफील्ड को चीरता हुआ निकला। उसके रास्ते में जितने भी हे ट्राइब के गू मास्टर्स आए, सब मारे गए। गोल्डन लाइट खत्म हुआ और चौड़े कंधों और पतली कमर वाला गंभीर चेहरा लिए एक आदमी सामने आया, पे यानफे। चांग शनयिन, आज मैं तुम्हारा सिर काटकर पुराने हिसाब चुकाता हूं। अरे! पे यानफे का पूरा शरीर बैटल इंटेंट से जल रहा था, लेकिन उसी पल पीछे से उसकी नजर चमकी और उसने अपनी डिफेंसिव ज्यू समय पर एक्टिवेट की। उसके पीछे एक काला शैडो फूटा। वही शैडो कई शॉर्ट शैडोज में बदल गया और पीछे से उस पर झपट पड़ा, जिसके असर से पे यानफे जोर से डगमगा गया। तुम? शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट। पे यानफे ने खुद को संभाला और जिस गू मास्टर ने उस पर हमला किया था, उसे देखकर उसकी आंखें गंभीर हो गईं। बियान सीश्वान, जिसके चेहरे पर काला वेल था, हल्के से हंसी। लॉर्ड पे यानफे, आप बहुत मेहरबान हैं। बोलने में वो सम्मान दिखा रही थी, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल बेरहम थे। काले शैडो सॉर्ड्स फिर से उभरे और एक विंडमिल की तरह घूमकर पे यानफे को घेरने लगे। तो सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा। पे यानफे हंसा और सीधे उसकी ओर टूट पड़ा। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कहां जा रहे हो तुम दोनों? ओयांग बीसांग और मोशी कुआंग ने डिमोनिक पाथ ट्विन डीमंस का रास्ता रोक लिया। गाओ यांग और जू जई के चेहरे कस गए। उन्हें मजबूरन ओयांग बीसंग और मोशी कुआंग से ही लड़ाई जारी रखनी पड़ी। गू मास्टर एक्सपर्ट्स की लगातार भिड़ंत से बैटलफील्ड पर कई अलग अलग बैटल रिंग्स बन गए और धीरे धीरे पहले का अराजक दृश्य साफ होने लगा।
दर्जनों बड़े बैटल रिंग्स में रैंक 4 से रैंक 5 एक्सपर्ट्स भिड़ रहे थे। इनसे बाहर छोटे बैटल रिंग्स थे जहां रैंक 3 गू मास्टर्स मुख्य ताकत थे। उनसे भी बाहर लो रैंक गू मास्टर्स की टीम बद्ध लड़ाई चल रही थी। मुख्य कमांडर्स हे लू लान और लियू वैनवू अपने मेन टेंट्स में बैठकर बैटलफील्ड की स्थिति देख रहे थे। वे बीच बीच में आदेश भेजते और जरूरत पड़ने पर एलीट ट्रूप्स को बैटलफील्ड के अलग हिस्सों में भेजते ताकि स्थिति संभाली जा सके या फायदा उठाया जा सके। विशाल बैटलफील्ड जल्दी ही खून की भारी गंध से भर गया। गू मास्टर्स लगातार गिर रहे थे। कुछ बर्फ के आइसिकल्स बन गए, कुछ राख हो गए, कुछ के शरीर फाड़ दिए गए और कुछ जहर से मारे गए। जो ग्रासलैंड साफ सुथरा था वो एक भयंकर दानव जैसा बन गया था जो हर क्षण खून और जिंदगी निगल रहा था। बैटल इतनी तीव्र थी कि थोड़ी ही देर में हे लू लान और लियू वैनवू दोनों पसीने से भीग गए। भारी कैजुअलिटीज देखकर उनके दिल ठंडे पड़ने लगे। इस तरह की इंटेंसिटी इंसान के दिल को सुन्न कर देती है। स्थिति संभालने के लिए दोनों ने अपने ट्रम्प कार्ड्स यानी एलीट ट्रूप्स भेज दिए। अब सिर्फ ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप्स और ग्रैंड व्हाइट एलीट ही क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे थे। समय बीतते बीतते डेथ्स और इंजरीज कम होने लगीं, क्योंकि शुरुआती विस्फोट जैसी ताकत अब कम हो चुकी थी। गू मास्टर्स का प्राइमीवल एसेंस खत्म होने लगा था और वे कम खर्च कर रहे थे। धीरे धीरे बैटल की गर्मी उतरने लगी। बैटल अब स्टेलमेट में प्रवेश कर चुका था। दोनों आर्मीज दो विशाल दैत्य की तरह थीं, बराबरी पर अटकी हुईं। किसी एक तरफ जो भी हल्की सी बढ़त मिलती वो धीरे धीरे स्नोबॉल होकर उन्हें जीत की तरफ ले जाती। हमारी हायर लेवल बैटल स्ट्रेंथ ठीक चल रही है। वुल्फ किंग रैंक 5 लर्किंग सोल कोड गू अब तुम्हारे पास है। म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप भी। अब आगे का काम तुम्हारे हवाले। हे लू लैन ने अपने गू वर्म से संदेश भेजा। बैटल शुरू होते ही फैंग युआन मेन टेंट से गायब हो गया था। हे लू लैन को भी ठीक से नहीं पता था कि वो बैटलफील्ड में कहां छुपा है। फैंग युआन ने संदेश सुना, जवाब नहीं दिया। उसने वुल्फ ग्रुप को मोबिलाइज किया और उन्हें दो दिशाओं में दौड़ाया। लियू ट्राइब के गू मास्टर्स उन्हें देखकर पीछे दौड़े और इसी तरह उनकी टाइट फॉर्मेशन ढीली पड़ गई। Howl. 800 से ज्यादा म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप व्हाइट आइज वुल्व्स, ब्लड फॉरेस्ट वुल्व्स, फ्रेंजी वुल्व्स, शार्कफिन वुल्व्स एक तेज तीर की तरह दौड़े और लियू ट्राइब के मुख्य कैंप की दिशा में भेजते हुए निकल गए। फैंग युआन का वार एकदम जान लेने वाला था, पूरा निर्दयी और बेदर्द, सीधा दुश्मन की जान वाली जगहों पर पड़ता हुआ। म्यूटेटेड बीस्ट्स की एक और रीइंफोर्समेंट आने की उम्मीद थी ही। लियू वेनवू ने उन घुमड़ते हुए वुल्व्स को देखा जो उसकी फॉर्मेशन तोड़ रहे थे। बहुत सारे गू मास्टर्स इन्हीं वुल्व्स के बीच कुचले जा रहे थे और उसके माथे की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल की तरफ से म्यूटेटेड वुल्व्स भेजना कोई छुपी चीज नहीं थी, ये बात आसानी से सभी को पता थी। लियू वेनवू जरा भी घबराया नहीं था। उसके पीछे लियू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स थे। पूरी ट्राइब की ताकत उसके साथ थी। म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप को कैसे संभालना है, वो भी उसके पास अपना तरीका था। बे काओ चुआन, अब वक्त आ गया है। लियू वेनवू ने अपने पास खड़े गू मास्टर को आदेश दिया। बे काओ चुआन का चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो अपनी जगह से उठकर बोला, मैं सिर्फ 7 मिनट तक ही टिक पाऊंगा। लियू वेनवू ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, शुरू करो। बे काओ चुआन मेन टेंट से बाहर निकला। उसका प्राइमीवल एसेंस तेजी से खर्च होने लगा। उसने वो जीव एक्टिवेट किया जो उसे अभी कुछ ही समय पहले मिला था। उसके शरीर से ग्रास और वुड की एक ताजगी भरी खुशबू चारों तरफ फैल गई, सोलाई के पूरे दायरे में। इस खुशबू के असर से जितनी भी ग्रास थी वे पागलों की तरह बढ़ने लगीं। बस कुछ सांसों के समय में ही घास इंसान से भी ऊंची हो गई। फिर वही घास आपस में लिपटकर रैंक 2 ग्रास सोल्जर पपेट्स में बदल गई। कुछ ही देर में पूरे मैदान में 1000 भर ग्रास सोल्जर पपेट्स खड़े हो गए। बे काओ चुआन ने फिर अपना गू एक्टिवेट किया और ऊपर से जेड रंग की हल्की बारिश बरसने लगी। इस हरे पानी में भीगते ही कई ग्रास पपेट्स उभरकर रैंक 3 रटान शेल ग्रास सोल्जर्स बन गए। बाकी रैंक 2 पपेट्स भी लगातार बढ़ रहे थे। इसके बाद बे काओ चुआन ने तीसरी बार ग्यू एक्टिवेट किया। नारंगी रंग की हवा पूरे ग्रासलैंड में दौड़ पड़ी। जैसे ही हवा गुजरी, कई रटन शेल ग्रास सोल्जर्स आगे बढ़कर रैंक 4 ग्रास सॉर्ड एलीट सोल्जर्स बन गए। थोड़ी ही देर में खाली पड़ा सेंट्रल कैंप पूरा का पूरा ग्रास सोल्जर आर्मी से भर गया था। ये जगह बैटलफील्ड की सबसे घनी भीड़ वाली जगह बन गई। चार्जिंग म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप वहीं रुक गया, ग्रास सोल्जर्स की इस दीवार में अटक गया। फैंग युआन की भौहें तन गईं। वो पूरा ध्यान लगाकर अपनी वुल्व्स को नियंत्रित कर रहा था। वो ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ की पीठ पर छिपा बैठा था। उसके शरीर पर रैंक 5 लर्किंग सोल कोड गू था, जो हरे धूसर रंग के वुल्फ स्किन केप जैसा दिखाई देता है। ये लर्किंग सोल कोड गू सच में कमाल की चीज थी। ये फैंग युआन की सोल को पूरी तरह छुपा देती है और उसे पूरी ताकत से हमला करने देती है। लेकिन इस समय फैंग युआन को ऐसा लग रहा है कि वो किसी एनस्लेवमेंट पाथ मास्टर से भिड़ रहा है।
फील्ड के उस पार बे काओ च्वान अपने ग्रास सोल्जर आर्मी को नियंत्रित करते हुए रो पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसके शरीर में 2 सोल्स थे। वुल्फ किंग चैंगशान यिन को हराने के लिए बे ट्राइब का एल्डर बे काओ शेंग अपनी जान देकर अपनी सोल उसे सौंप गया था। लियू वेनवू के दिए हुए गू वर्म की मदद से बे काओ च्वान ने बे काओ शेंग की सोल की शक्ति सोख ली थी, जिससे थोड़े ही समय में वो एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर की अटेनमेंट तक पहुंच गया था। बे काओ च्वान पहले भी रैंक 4 एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर था। ऊपर से वो बे ट्राइब लीडर भी था। क्लैन के संसाधन उसके पास थे, इसलिए उसकी सोल फाउंडेशन कमजोर नहीं थी। और अब बे काओ शेंग की मदद से उसकी शक्ति ऐसी हो गई थी जैसे किसी शेर को पंख लगा दिए जाएं। बस दिक्कत ये थी कि इस तरीके की भयंकर कीमत थी। किसी दूसरे की सोल का इस्तेमाल करने से उसकी अपनी सोल गंदी हो रही थी। उसे बार बार याददाश्त की समस्या होगी और उसे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सोल पाथ गू वर्म्स का सहारा लेना पड़ेगा ताकि उसकी सोल फिर से ठीक हो सके। लेकिन अभी हे ट्राइब को हराने और अपना बदला लेने के जोश में बे काओ च्वान इन सब बातों को पीछे छोड़ चुका था। हे ट्राइब ने गाओ यांग और जू जाई को बुलाकर अपनी हाई लेवल स्ट्रेंथ की कमी पूरी की थी और लियू ट्राइब ने इस तरीके से अपने लोअर लेवल ट्रूप्स की कमी पूरी की बे काओ च्वान की शक्ति को एनस्लेवमेंट पाथ मास्टर तक उठाकर, ताकि वो फैंग युआन को रोके रख सके। इसी वजह से फैंग युआन के म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप को ग्रास सोल्जर आर्मी बस किसी तरह रोक पा रहा था। हमने रोक लिया? हा। हे लूलान, तुम आज हारोगे। लियू वेनवू ने यह देखा और उसकी सारी चिंता हवा हो गई। वो बैटलफील्ड में गूंजती हंसी छोड़कर चिल्लाया, चक्कर। हे लूलान ने दांत भींचे मुट्ठी कस ली। हालात बहुत खराब हो चुके थे। गाओ यांग और जू जाई खतरे में थे और जिस म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप पर उसकी आखिरी उम्मीद थी वो भी एनिमी कैंप में ही अटक गया था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे ब्लैक बैनर ट्रूप्स को भेजना ही पड़ा। भाइयों, आखिर वो समय आ गया है जब हमारी ब्लैक बैनर ट्रूप मैदान में उतरेंगी। ब्लैक बैनर कमांडर ने आदेश मिलते ही जोर से चिल्लाया। ब्लैक बैनर ट्रूप को हे ट्राइब ने सालों तक मेहनत करके बनाया था। ये उनका ट्रम्प कार्ड था जिसमें बेहिसाब संसाधन लगाए गए थे। जब ये ट्रूप बैटलफील्ड में उतरती थी तो ये एक काली धारदार तलवार बन जाती थी जो मैदान को ऐसे चीर देती थी जैसे कोई नरम टोफू हो। पूरी ब्लैक बैनर ट्रूप बैटल विल से मजबूत की गई थी। वे मौत से भी नहीं डरते थे और अपनी असली ताकत का 120% दिखा सकते थे। तो आखिर तुमसे रहा नहीं गया? लियू वेनवू की आंखों में चमक लौटी। उसने ब्लैक बैनर ट्रूप की चालों पर ध्यान लगाया। जैसे ही उसने देखा कि ब्लैक बैनर ट्रूप बैटलफील्ड के किनारे से घूमकर उसके सेंट्रल कैंप की तरफ मुड़ रही है, वो समझ गया कि हे लूलान क्या चाहता है। तो तुम सब कुछ दांव पर लगाकर सीधे केंद्र फोड़ना चाहते हो। अगर ब्लैक बैनर ट्रूप्स ग्रास सोल्जर आर्मी को चीर दें तो बे काओ च्वान जरूर गिर जाएगा। फिर हे ट्राइब हल्की बढ़त ले लेगी और फैंग युआन का बीस्ट ग्रुप भी आजाद हो जाएगा। ये सोचकर लियू वेनवू हंस पड़ा। तुम्हारी हे ट्राइब के पास ब्लैक बैनर ट्रूप्स हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में मशहूर हैं, और मेरी लियू ट्राइब के पास ग्रैंड वाइट ट्रूप्स हैं जिनकी शान भी उन्हीं के बराबर है। ब्लैक बैनर और ग्रैंड वाइट की टक्कर 100 साल से चल रही है। देखते हैं आज कौन जीतता है। उसके आदेश पर ग्रैंड वाइट ट्रूप्स ने अपनी 3 किलर मूव्स में से एक शुरू कर दी। पूरी ग्रैंड वाइट ट्रूप सफेद चमक में फट पड़ी। ये सफेद रोशनी उठकर एक विशाल लाइट पिलर बन गई जो आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी। पिलर ऊपर गया और एक ही पल में उल्टा मुड़कर आसमान से उस जगह पर गिर पड़ा जहां ब्लैक बैनर ट्रूप्स आगे बढ़ रहे थे। तीनों ब्लैक बैनर कमांडर्स इस किलर मूव को पहचान गए और तुरंत अपनी ट्रूप्स को गार्ड में खड़ा कर दिया। पिलर बिखर गया और ग्रैंड वाइट ट्रूप्स अपनी सख्त फॉर्मेशन के साथ सामने प्रकट हो गई। ग्रैंड वाइट ट्रूप्स पैदल चलती थीं, जबकि ब्लैक बैनर ट्रूप्स बैटल हॉर्सेस पर सवार थीं। लेकिन मोबिलिटी की बात आए तो ग्रैंड वाइट ट्रूप्स उनसे भी तेज थीं। ये सब इसी किलर मूव की खासियत थी। ब्लैक बैनर ट्रूप्स और ग्रैंड वाइट ट्रूप्स लड़ना शुरू कर चुके थे। जब से ये दोनों ट्रूप्स बनी थीं, तब से ये एक दूसरे की विरोधी ताकतें थीं। सैकड़ों साल से एक दूसरे से टकराती आई थीं। कभी एक जीतता था, कभी दूसरा। इस वक्त भी दोनों ट्रूप्स ने बैटलफील्ड पर अपने किलर मूव्स चला दिए थे, लेकिन किसी भी तरफ साफ बढ़त नहीं थी। अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड ऐसे ही अटकता देख हे लूलान का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। है लियू वेनवू बड़े मजे से हंसा। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसका विरोधी परेशान था, लेकिन सच ये था कि वो खुद भी उसी हालत में फंसा हुआ था। फिर भी ग्रास सोल्जर आर्मी अभी कुछ समय तक म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप को रोक सकती थी, और हे ट्राइब की हायर लेवल बैटल फोर्स तो पहले ही टूटने के निशान दिखा रही थी। खासकर गाओ यांग और जू जई की लड़ाई उयांग ब्याईसंग और मोशी कुआंग के खिलाफ। उनकी लड़ाई में अब साफ दिख रहा था कि विजेता कौन होने वाला है। ओयांग बी सांग और मोशी कुआंग भले साथ मिलकर लड़ने में माहिर नहीं थे, लेकिन उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ गाओ यांग और जू जाई से ज्यादा थी।
अगर गाओ यांग और जू जाई दो बनाम एक लड़ते और अपनी ईयर्स पुरानी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते तो वे थोड़ी बढ़त ले सकते थे। लेकिन फिलहाल तो दोनों सिर्फ पिट रहे थे, बस किसी तरह बचाव कर पा रहे थे क्योंकि हालात उनके खिलाफ थे। कोई भी आसानी से समझ सकता था कि गाओ यांग और जू जई अब जल्दी ही हारने वाले हैं। उनके हारते ही ओयांग बी संग और मोशी कुआंग खुले हुए बाघों की तरह बैटलफील्ड के बाकी हिस्सों में जा पहुंचेंगे, दूसरों की लड़ाइयों को भी दबाएंगे। इस तरह से लियू ट्राइब की थोड़ी सी बढ़त एक भारी एडवांटेज बन जाएगी, बढ़ती जाएगी और आखिरकार पूरी बैटल का झुकाव उसी तरफ हो जाएगा। एक बार लियू ट्राइब की आर्मी ने बढ़त पाली, हे ट्राइब के पास कोई बैकअप नहीं बचेगा। फिर उनके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, बस अपनी हार को धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखते रहेंगे। आखिरकार दूसरी तरफ का एडवांटेज जीत में बदल जाएगा और हे ट्राइब आर्मी ढह जाएगी। हे लू लैन अब ये खतरा साफ देख पा रहा था। उसकी पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। वो मैं टेंट में बिल्कुल अकेला था और इस वक्त अब वो सिर्फ खुद की ताकत पर भरोसा कर सकता था। उसका शरीर टेंट से गायब हुआ और अगले ही पल ग्रास सोल्जर आर्मी के ऊपर आसमान में प्रकट हो गया। उसका इरादा साफ था, उसे बे काओ चुआन को मारना था। क्योंकि बे काओ चुआन के पास लर्किंग सोल कोड गू नहीं था, इस वजह से बैटलफील्ड में उसे पहचानना आसान था। और अगर वो मर जाता तो ग्रास सोल्जर आर्मी खुद ही बिखर जाती। फिर बैटल वापस डबल ऑफेंस वाली स्थिति पर आ जाती और अंत में पहली लड़ाई की तरह दोनों को पीछे हटकर फिर से रीग्रुप होना पड़ता। Killer move Dark Vortex. हे लू लैन ने अपना किलर मूव एक्टिवेट ही किया था कि उसके सामने अचानक सफेद रोशनी चमकी और लियू वेनवू का शरीर उसके सामने दिखाई दे गया। हे लू लैन डार्क पाथ रैंक 5 था और लियू वेनवू लाइट पाथ रैंक 5। दोनों ने पहले भी कई बार एक दूसरे से लड़ाई की थी, लेकिन कभी भी किसी को साफ जीत नहीं मिली थी। लेकिन इस बार हमेशा सज्जन दिखने वाला लियू वेनवू हल्की सी विजयी मुस्कान लिए बोला, ब्रदर लू लैन, आज की लड़ाई एक किरण पर टिकी है। मेरी ग्रास सोल्जर आर्मी अभी गिरेगी, लेकिन तुम्हारी हायर लेवल बैटल स्ट्रेंथ उससे भी पहले टूट जाएगी। अफसोस की बात है कि हमारी आर्मीज की बैटल स्ट्रेंथ बहुत करीब है, हम लगभग बराबरी पर हैं। तू मरने की बात कर रहा है? हे लू लैन गुस्से में दहाड़ा और सीधे लियू वेनवू पर टूट पड़ा। दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे आकाश में बिजली फट रही हो, कभी धमाके, कभी चमक, कभी अंधेरा, कभी रोशनी। एक तरफ बैटलफील्ड के कोने में छिपा फैंग युआन ये सब देख रहा था। वो धीरे से बुदबुदाया, अजीब है, मेरी पिछली जिंदगी में हे ट्राइब ने लियू ट्राइब को हराया था, लेकिन इस बार लियू ट्राइब आगे दिख रही है। क्या मेरी वजह से कोई बदलाव आया है? वह एनस्लेवमेंट स्ट्रेंथ ड्यूअल कल्टिवेटर था। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का एक अंश भी इस्तेमाल नहीं किया था। असल में उसने अपनी एनस्लेवमेंट पाथ की सही शक्ति भी अभी तक बिल्कुल नहीं दिखाई थी। ग्रास सोल्जर आर्मी अभी किसी तरह टिक रही थी। वो चाहता तो अभी बाहर कूदकर वुल्फ हाउल गू और रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट जू इस्तेमाल करके बे काओ चुआन को पल भर में हरा देता, लेकिन फांग युआन नहीं हिला। वो बस देखता रहा। उसका ध्यान ओयांग बी संग और मो शिकुआंग पर था। अगर वो अभी प्रकट होता और वुल्फ हाउल ग्यू एक्टिवेट करता, एम्पलीफाई इफेक्ट जू लगाता, तो बहुत संभावना थी कि दोनों रैंक 5 एक्सपर्ट्स फौरन उसके पीछे दौड़ पड़ते। सच कहें तो फैंग युआन स्ट्रेंथ पाथ में बहुत आगे बढ़ चुका था। वो दोनों के साथ एक साथ क्लोज कॉम्बैट करने से भी नहीं डरता था। लेकिन मेरी नज़र सिर्फ इस बैटल पर नहीं हो सकती। इंपीरियल कोर्ट की लड़ाई सुपर ट्राइब्स की टक्कर है जिसे गू इमॉर्टल्स चलाते हैं। अगर मैंने अपनी पूरी क्षमता अभी दिखा दी और मान लो हम ये बैटल जीत भी गए, तो रीइंफोर्समेंट मिलते ही दूसरी तरफ के गू इमॉर्टल सबसे पहले मुझे ही निशाना बनाएंगे। तब मेरे पास कोई छुपा ट्रम्प कार्ड नहीं बचेगा और पूरी स्थिति पर मेरा पकड़ खत्म हो जाएगी। फैंग युआन का मन इंपीरियल कोर्ट पर था। बैटलफील्ड की दहाड़, मौत, खतरा, खून, कुछ भी उसे परेशान नहीं कर रहा था। मेरी पिछली जिंदगी में हे ट्राइब ने आखिर लियू ट्राइब को कैसे हराया था? अभी बैटल बहुत खतरनाक है, लेकिन किसी ने अपना असली ट्रम्प कार्ड अभी तक नहीं दिखाया। मुझे पता है कि ताइबा युनशेंग के पास रैंक 5 गू मैन एज बिफोर है। जितना कम मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, उतना ही मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं वार करूंगा तो वो एकदम अंतिम और घातक होना चाहिए। अभी समय नहीं आया है। यह सोचकर भी फैंग युआन शांत था, जबकि बैटलफील्ड उसके चारों ओर मृत शरीरों और खून की नदियों से भरा था। उसकी नज़र में ये सारी मौतें बस संख्या थीं। इस बैटल में बहुत लोग अपने दोस्तों और परिवार की मौत पर चिल्ला रहे थे। बहुत लोग दुश्मनों को मारकर खुशी से दहाड़ रहे थे। कुछ गू मास्टर्स डर के मारे भागते जा रहे थे। कुछ गू मास्टर्स एम्बिशन से भरे हुए थे, सोच रहे थे कि अगर आज बच गए तो आगे जाकर हायर स्टेटस पाएंगे। जिंदगी और मौत के ऐसे पल इंसानों की भावनाओं को उखाड़ देते हैं। लोग सनकी हो जाते हैं, पागलपन और जोश में भर जाते हैं, अहंकार और आज़ादी की चाह में चीखते हैं। चारों तरफ लोगों के निर्दयी चेहरे,
उनकी चीखें और उनकी दहाड़े देखते सुनते हुए फैंग युआन के अंदर एक अजीब सी शांति फैल गई। उसका दिल किसी एंशिएंट अबिस जैसा स्थिर था, ऊपर की सतह पर एक भी हलचल नहीं। लड़ाई करो, मारो, इंसान इसी दुनिया में जन्मा है कि वो बैटल कर सके। जीतो हारो पर अपने रास्ते पर बढ़ते रहो, चाहे उसके लिए दूसरों की लाशों पर ही चलना पड़े। खून गर्म हो, पसीना बहता रहे, जिंदगी का सबसे अच्छा पल यही है। ये ले, ये मेरा किलर मूव है, वर्ल्ड डिवाउरिंग ची। बैटलफील्ड के बीच एक धमाकेदार गूंजती हुई आवाज फटी, जैसे आकाश टूट गया हो। उसकी आवाज सुनते ही अनगिनत निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, सब अनजाने में उसका ध्यान करने लगे। बुरा हो गया, भागो। एक तीखी खतरे की लहर गाओ यांग को लगी। उसने तुरंत अपना जीव एक्टिवेट करके निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास की हवा दीवार जैसी भारी हो गई थी। वो जैसे जकड़ गया, हिल भी मुश्किल से पा रहा था। मो शिकुआंग हवा में तैर रहा था, दोनों हाथ फैलाए, उसकी 10 उंगलियां आपस में मिलती हुई उसके सीने के सामने आ गईं। गाओ यांग और जू जई को ऐसा लगा कि दुनिया ही उन पर सिकुड़कर गिर रही है। चारों तरफ से उन्हें दबाया जा रहा था। उनका चेहरा डर में जम गया। मौत के पल भर पहले वाली ठंडी सिहरन उनके दिल में उतर गई। मौत आने से ठीक पहले जूजाई ने 3 ग्रैंड एम्परर बोर की ताकत निकाल दी और दीवार जैसी हवा में एक छेद बना दिया। भाई, गाओ यांग को चक्कर जैसा महसूस हुआ। जब उसने होश संभाला, वो बैटलफील्ड से बहुत दूर हवा में फेंका जा चुका था जूजाई द्वारा। जहां तक जूजाई की बात है, उसे मो शिकुआंग के किलर मूव ने इतनी भयानक और केंद्रित हवा की ताकत से दबाया कि वो मांस की लुगदी बन गया। भाई, गाओ यांग चिल्लाया, उसका दिल जैसे किसी ने खंजरों से फाड़ दिया हो। आंसू उसके आंखों से बाढ़ की तरह निकल पड़े। मो शिकुआंग के मुंह से भी खून का बड़ा घूंट निकला। सेकंड ब्रदर, तुम्हारा किलर मूव अभी पूरा नहीं हुआ है, इसे ऐसे एक्टिवेट मत किया करो। ओयांग बी सैंग तुरंत उड़कर आया और उसे हवा में संभाल लिया। मो शिकुआंग ने खून थूका और हंस पड़ा। क्या ही जबरदस्त बैटल है, मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, बस चला दिया, हा हा हा। ओयांग बीआई संग ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो उस गाओ यांग को खत्म करते हैं। यहां का मामला निपटा लिया, फिर बाकी जगहों में भी मदद करेंगे। दूर से ये सब देखकर लियू वेनवू हंसा और गर्व से घोषणा की, यही है हमारी लियू ट्राइब आर्मी की लगातार जीत की शुरुआत। ब्रदर लू लैन, अब तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। ऐसा है, जवाब हे लू लैन ने नहीं दिया, टाई बाई युनशेंग ने दिया, जो दूसरे बैटल रिंग में लड़ रहा था। टाई बाई युनशेंग, जो अब तक बस बच बचकर वार टाल रहा था, अचानक तेजी से उड़ा, थोड़ी दूरी बनाई और दोनों हथेलियां फैलाकर एक सिल्वर बीम चला दी। वो सिल्वर बीम सीधा जाकर जूजाई के फटे हुए मांस और खून पर गिरा। Rank 5 man as before. एक ही पल में सिल्वर रोशनी इतनी तेज हुई कि लोगों को आंखें बंद करनी पड़ीं। जब रोशनी खत्म हुई, जूजाई बैटलफील्ड पर फिर खड़ा था। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। उसका प्राइमेवल सी लेवल भी पहले जैसा एकदम पीक पर लौटा हुआ था। मैन एज बिफोर के असर से जूजाई उसी हालत में लौट आया जिस हालत में वो बैटल शुरू होने से ठीक पहले था। ये दृश्य देखकर कई गू मास्टर्स के चेहरे पर सदमे के भाव जम गए। यहां तक कि लियू वेनवू, मो शिकुआंग और ओयांग बी सांग भी चकित रह गए। मैन एज बिफोर गू की हीलिंग इफेक्ट इतनी अविश्वसनीय थी कि लगभग सभी लोग कुछ बोल ही नहीं पाए। मैन एज बिफोर गू, टाइम पाथ हीलिंग गू, किसी भी इंसान को समय के एक पहले वाले पल की हालत में वापस लौटा देता है। बहुत बढ़िया, क्या शानदार हीलिंग गू है, हे लू लैन जोर से हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि टाई बाई युनशेंग इतना मजबूत ट्रम्प कार्ड छिपाकर बैठा है। इससे हे ट्राइब की हायर लेवल बैटल बहुत देर तक टिक सकती थी। अच्छा, अब समय आ गया है। फैंग युआन की आंखें चमकी। उसने रैंक 4 ईगल राइज ग्यू एक्टिवेट किया और हवा में ऊंची उड़ान भरी। Rank 5 Amplify Effect GU और Rank 4 Wolf Howl GU. फैंग युआन ने मुंह खोला और भयावह चीख निकाली। उसकी आवाज बहुत दूर तक फैल गई। वुल्फ हाउल ज्यू के असर से उसका हर म्यूटेटेड बीस्ट फटकर बड़ा हो गया। उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उनकी बैटल स्ट्रेंथ 5 गुना बढ़ गई। जाओ। फांग युआन हवा में तैरते हुए बैटलफील्ड को देखते हुए बुदबुदाया। वुल्फ टाइड ऐसे फटा जैसे किसी गुप्त समुद्र से अचानक सुनामी उठी हो। चक्कर, मैं अब नहीं रोक सकता। बे काओचुआन पूरी तरह टूट चुका था। वो किसी तरह बचाव कर रहा था, लेकिन वुल्फ टाइड के सामने ग्रास सोल्जर आर्मी कागज की तरह थी। कुछ ही सांसों में उसे चीरकर उड़ा दिया गया। बे काओचुआन भाग भी नहीं पाया था कि एक फ्रेंजी वुल्फ उस पर कूद पड़ा। उसने उसकी आमर अपने तेज दांतों से फाड़ दी और उसकी गर्दन पकड़ ली। बे काओचुआन ने पूरी ताकत लगाकर उस वुल्फ को दूर फेंका। वो उठने ही वाला था कि 3 व्हाइट आइज वुल्व्स उस पर टूट पड़े। थोड़ी देर संघर्ष के बाद वो कई टुकड़ों में बटा हुआ शव बन चुका था। ग्रास सोल्जर आर्मी गिर चुकी थी। फैंग युआन ने वुल्व्स को मोड़कर ग्रैंड वाइट ट्रूप्स की ओर भेज दिया।
ग्रैंड व्हाइट ट्रूप्स ब्लैक बैनर ट्रूप्स से लड़ रही थी, दोनों बराबरी पर अटके हुए थे। लेकिन अब पीछे से म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप ने हमला किया तो ग्रैंड व्हाइट ट्रूप्स बुरी तरह घायल होने लगे। हा, लियू वेनवू, लगता है आखिरी हंसी मेरी होगी। बैटल का रुख इतनी अचानकता से बदला कि हे लू लैन खुद चौंक गया और खुश भी हुआ। नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं। लियू वेनवू का चेहरा विकृत हो गया। वह दीवाने जुएबाज जैसा चिल्लाया। उसका शरीर सफेद रोशनी में बदल गया और वियांग बियाई संग तथा मो शी क्वांग की तरफ उड़ गया। सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, वो चिल्लाया। हम आ गए बड़े भैया, ओयांग बी संग और मो शी क्वांग एक साथ चिल्लाए। चलो उनको दिखाते हैं हम तीन भाइयों की असली ताकत। लियू वेनवू गर्जा और बिना जरा धीमे हुए सीधा मो शी क्वांग और ओयांग बी सांग से टकरा गया। दोनों जोर जोर से हंसे और उनके जिस्म से हरा और ग्रे रंग की रोशनी निकलने लगी। हरा, ग्रे और तीन सफेद रोशनियां आपस में टकराईं। बूम! रोशनी छंट गई और उसी जगह एक इंसानी शेप वाला दैत्य दिखाई दिया। ये दैत्य 3 सिर और 6 हाथ वाला था। 20 फीट ऊंचा, बदन पर कसे हुए मसल्स और रंग पूरा ब्रॉन्ज जैसा। तीनों सिर की शक्ल बिल्कुल लियू वेनवू, ओयांग बीसांग और मो शी क्वांग जैसी थी। ये चारों तरफ खड़े अनगिनत लोग आंखें फाड़कर इस अजीब नज़ारे को देख रहे थे। मैं आज तुम्हें बता दूं, ये है हम तीन भाइयों का किलर मूव 3 हेड 6 आर्म्स। डर से कांप रहे हो ना? जितना डर है सब निकाल लो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। तीनों सिर एक साथ बोले। ज्यादा बकवास मत करो। गाओ यांग गुर्राया और अपना ट्रेचरस क्लाउड वेव गू एक्टिवेट किया। एक ग्रे क्लाउड 3 सिर 6 हाथ वाले दैत्य की तरफ भागा, मगर उससे पहले कि वो पहुंचे, लियू वेनवू की आंखों से 2 लाइट बीम्स निकले और क्लाउड को छेद दिया। बूम! एक धमाके जैसा तेज आवाज हुआ और 3 हेड 6 आर्म्स अचानक गाओ यांग के ऊपर आ गया। इतना तेज! गाओ यांग की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन इतने सालों की बैटल एक्सपीरियंस की वजह से उसने तुरंत डिफेंस ज्यू एक्टिवेट कर लिया। दैत्य ने अपने 2 हाथ उठाए। एक हाथ ने लाइट बैरियर को चीर दिया और दूसरे हाथ ने गाओ यांग का सिर ऐसे कुचल दिया जैसे कोई तरबूज तोड़ दे। अगले ही पल गाओ यांग का सिर कट चुका, शरीर आसमान से नीचे गिर पड़ा। भाई! ये दृश्य देखकर जू जई का दिल गुस्से से भर गया। उसकी सोच समझ सब बुझ गई और वो पूरी ताकत से दैत्य की तरफ झपटा। मुहाहा, चींटियों का रोना। मो शी क्वांग के सिर ने हंसते हुए बस उंगली झटकी जू जई की तरफ। बूम! क्यूई फ्लो फटा और बैटलफील्ड के पार तक सीधी रेखा में चला गया, अपने रास्ते में खड़े हजारों गू मास्टर्स को घायल करता हुआ। जू जाई सीधे ही फट गया। खून और टूटे हड्डियों के टुकड़े उड़ते चले गए। बाद में टक्कर की लहर से जो ज्यू मास्टर्स बचे थे वो भी बुरी तरह घायल हुए। ये ताकत कम से कम 6 गुना बढ़ चुकी है और स्पीड तो 9 गुना। इन 3 लोगों का ये कॉम्बिनेशन, क्या ये अशूरा ट्रांसफॉर्मेशन, क्यूआई पाथ की अटैकिंग फोर्स और लाइट पाथ का मिलाजुला असर है? फैंग युआन का दिल बैटल की चाहत से भर उठा। मेरे पास ऑल आउट एफर्ट ग्यू है और साथ में रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट ग्यू। मैं 500 जन की ताकत निकाल सकता हूं। अगर मेरा सामना इस दैत्य से हो जाए तो कौन जीतता? लेकिन अगले ही पल फैंग युआन ने अपना जोश दबा दिया और नीचे उतरकर फिर म्यूटेटेड बीस्ट ग्रुप में छुप गया। Man as before, GU. उसी वक्त 2 सिल्वर लाइट चमक कर उतरी। जू जाई और गाओ यांग फिर से जिंदा हो गए, बिल्कुल पहले जैसे। बूढ़े! दैत्य की 6 आंखों में ठंडापन, किलिंग इंटेंट और बैटल इंटेंट एक साथ चमके और वो टाई बाई यून शेंग की तरफ दौड़ पड़ा। टाई बाई यून शेंग घबराकर पीछे हटने लगा। उसके पास मैन एज बिफोर गू था, लेकिन वो इसे सिर्फ दूसरों पर इस्तेमाल कर सकता था, खुद को रिवाइव नहीं कर सकता था। जो भी खाली है, टाई बाई यू शेंग की रक्षा करो। हे लू लैन तेजी से आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए अपनी आर्मी को संभाला। उसे समझ आ गया था बैटल की असली कुंजी क्या है। मुझे कौन रोक सकता है? ओयांग बी सैंग के सिर ने अकड़कर हंसी छोड़ी। अगले ही पल दैत्य हरे रंग की तेज लाइट बन गया और ताई बाई यून शेंग की तरफ बिजली जैसी स्पीड से टूट पड़ा। ताई बाई यू शेंग दूसरों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन कोई भी उस दैत्य को रोक नहीं पा रहा था। वो सीधे सामने से टूट पड़ा। रास्ते में जो भी आया, गू मास्टर्स हों या बीस्ट, सब कुचले हुए मांस और हड्डियों का ढेर बनते चले गए। बेनिफैक्टर, जल्दी निकलो! गाओ यांग और जू जई दौड़कर आए और ताई बाई यू शेंग को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। बेकार के झंझट! दैत्य ने अपने 6 हाथ ऐसी तेजी से घुमाए कि बस उनके परछाई जैसे धुंधले निशान दिखे। थंप थंप जू जाई और गाओ यांग फिर से कुचल दिए गए। मेरी सोल ब्लेड गू ले लो! पैनपिंग भागता हुआ आया और सिंगल ब्लेड जीयू एक्टिवेट किया। इस बार सोल ब्लेड जीयू सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया और दैत्य का विशाल शरीर हल्का सा कांपा। उसके सीने पर एक उथला सा घाव उभर आया। थोड़ा दिलचस्प। दैत्य ठंडी हंसी हंसा और जब तक उसकी हंसी खत्म हुई, घाव पूरी तरह ठीक भी हो चुका था।
फिर उसने भारी बदबूदार हवा बाहर छोड़ी। वो हवा फट गई और पैन पिंग को उड़ाकर टुकड़ों में बदल दिया। ताई बाई यूनशेंग, कहाँ भाग रहे हो? दैत्य हंसता हुआ गर्जा। तीनों सिर की आवाज धीरे धीरे एक हो गई। ताई बाई यूशेंग कुछ दूर ही भाग पाया था कि दैत्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। स्वूश! वाटरफॉल की तरह पानी का बहाव टूट पड़ा और हाओ जी ल्यू उस पर सवार होकर आया। दैत्य ने अपने 6 हाथ आगे बढ़ाए और उस पानी की धारा को चीर कर गिरा दिया। हाओ जी ल्यू दर्द से चिल्लाता हुआ उल्टा और भी तेजी से उछलकर पीछे जा गिरा। ये देखकर आगे दौड़ रहे बियांसी स्वान ने तुरंत कदम रोक लिए। वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। डार्क वॉर्टेक्स! हे लू लैन आसमान से तेजी से नीचे उतरा और उसके साथ एक विशाल काला गोला जो एक पहाड़ी जितना बड़ा था ऊपर से दबता हुआ आया। दैत्य गर्जा, उसके 6 हाथ पंजे जैसे मुड़े और दूर से आते उस काले गोले पर वार किया। किलर मूव, वर्ल्ड डिवोरिंग ची! हवा अचानक दीवार जितनी मोटी और पहाड़ जितनी सख्त हो गई। हे लू लैन का चेहरा लाल और बैंगनी हो गया, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। इसके बाद चारों दिशाओं से हवा उमड़कर आई और हैरानी की बात उसी किलर मूव को निगल गई। जो किलर मूव मो शी क्वांग खुद पूरा नहीं कर पाता था, वो दैत्य ने एकदम सही तरीके से पूरा कर दिया। हाउ! ज्यों ही हे लू लैन ने दैत्य को थोड़ी देर रोका, म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप टूटकर उस पर चढ़ दौड़ा। एक पल में उन्होंने दैत्य को चारों तरफ से घेर लिया। एक खूनी बैटल शुरू हो गया। म्यूटेटेड वुल्व्स, जिनकी ताकत रैंक 4 गू मास्टर्स जैसी थी, बिना डर अपनी जान लगाकर दैत्य पर टूट पड़े। किल किल किल! दैत्य लगातार गरजता रहा, पागलपन की हालत में, और उन म्यूटेटेड वुल्फ से भिड़ गया। उसकी हर चाल पूरी ताकत से भरी हुई थी। लाइट पाथ, क्यूआई पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ की ग्यू वर्म्स एकदम मिलकर हमला कर रही थी, जैसे वो दैत्य तीनों पाथ्स का कल्टिवेटर हो। म्यूटेटेड वुल्व्स एक के बाद एक गिरते चले गए, लेकिन दैत्य का हमला उतना ही भयंकर बना रहा। लॉर्ड अलायंस लीडर, मैं मदद करता हूं। इस वक्त लियू ट्राइब का एक जू मास्टर भागता हुआ मदद के लिए आया, लेकिन अगले ही पल दैत्य, जिसने अपनी सुध बुध खो दी थी, ने उसे जिंदा ही चूर कर दिया। लॉर्ड लियू वेनवू पागल हो गए हैं। वो पूरी तरह सनक गए हैं। बैटलफील्ड में कोहराम मच गया और लियू ट्राइब आर्मी का मनोबल जमीन पर गिर गया। मेरी ट्राइब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने अपने 1/3 गू मास्टर्स खो दिए हैं। अब पीछे हटने का समय आ गया है। ऐसा अलायंस लीडर किस काम का जिसके लिए हम अपनी जान दें? चलो रिट्रीट के बाद बात करेंगे। कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी रिट्रीट करो। पॉइजन वाव टूट भी जाए तो परवाह नहीं। बैटल इतनी अराजक हो चुकी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हे और लियू ट्राइब दोनों तरफ से लोग बैटलफील्ड छोड़कर भागने लगे। ब्लैक बैनर ट्रूप्स और ग्रैंड वाइट ट्रूप्स जो अब तक आर्मी को संभाल रहे थे, वे खुद इंटेंस फाइट में फंसे थे। ऐसे में वो डिजर्टर्स को कैसे रोक पाते? क्या किया जाए? हे लू लैन ने पूछा। ये दैत्य उसे बहुत भारी मुसीबत दे रहा था। घबराओ मत। किलर मूव्स की ताकत भारी होती है, लेकिन प्राइमीवल एसेंस की खपत भी उतनी ही ज्यादा होती है, और इस किलर मूव में साफ डिफेक्ट दिख रहा है। ये दैत्य अब अपनी रीजनिंग खो चुका है। बुद्धि के बिना ताकत वाले से डरने की जरूरत नहीं। फैंग युआन ने शांत मन से एनालाइज किया। उसकी आवाज सबके दिल में उतर गई। हाँ, अगर कुछ अनहोनी न हुई तो ये बैटल हम जीत चुके हैं, ताई बाई यूं शेंग ने भी कहा। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही अनहोनी हो गई। 3 हेड्स 6 आर्म्स वाला दैत्य अचानक 3 लोगों में अलग हो गया और 3 दिशाओं में टूट पड़ा। लियू वेनवू और मो शी क्वांग खाली हाथ रह गए, लेकिन ओयांग बी सांग की आंखों में चमक उभरी और वो चिल्लाया, चांगशन येन, आखिरकार तुम मिल गए। मर जाओ। ये 3 लोग जब 3 हेड 6 आर्म्स दैत्य में मिलते थे तो उनकी सोल्स आपस में मिश्रित हो जाती थीं और बैटल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ जाती थी। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर टिकती नहीं थी। जितनी देर रखते, उनकी मेमोरीज उतनी ही उलझती और आखिर में वे पागल या मूर्ख बन जाने का खतरा होता। जब उन्होंने रीइंफोर्समेंट के लिए आया ग्यू मास्टर मारा, उसी झटके में उनकी सैनिटी का थोड़ा हिस्सा वापस आया। उसी सैनिटी के दम पर उन्होंने वापसी की योजना बनाई। ताई बाई यू शेंग को मारने से कहीं ज्यादा जरूरी था चांगशन यिन को मारना। इन तीनों के इन्वेस्टिगेटिव जीयू साधारण जीयू नहीं थे। बैटलफील्ड को ध्यान से ऑब्जर्व करके उन्होंने 3 जगहें निकाली जहां फैंग युआन छुपा हो सकता था। आखिर में उयांग बियाई संग ने फैंग युआन की छुपने की जगह ढूंढ ली। धत्तेरे की, अगर वुल्फ किंग मर गया तो वुल्फ ग्रुप टूट जाएगा। लियू ट्राइब आर्मी हालात पलट देगी और हमारी आर्मी हार जाएगी। ओयांग बी सांग को चंगशान यिन पर टूटते देखकर हे लूलान अंदर ही अंदर चिल्लाया और पागलों की तरह दौड़ा मदद करने, लेकिन वो देर कर चुका था। मर जा। ओयांग बी सांग ने फिर से अशुरा ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। उसके पास अब भी प्राइमीवल एसेंस बचा था। वुल्फ किंग गया काम से। सुन शी हाँ, डर भी रहा था और खुश भी। बुरा हुआ।
चांगशन यिन मरने वाला है, ताई बाई यू शेंग और बाकी सबके चेहरे पीले पड़ गए। फादर, चांग जी यू निराशा में चिल्लाया। लेकिन जिस इंसान पर हमला हो रहा था वही फांग युआन अजीब सी मुस्कान के साथ ओयांग बी संग के हमले को देख रहा था। रैंक 4 ईगल रेज GU और रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट GU। अचानक फैंग युआन की पीठ से ईगल की 2 पंखों की जोड़ी उगाई और वो 5 गुना स्पीड से आसमान में उठ गया। ओयांग बी सैंग एक पल के लिए दंग रह गया, फिर पीछा करते हुए चिल्लाया, भागने की सोच भी मत। लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम थी और वो बस देखता रह गया कि फैंग युआन उससे दूर होता गया। मुझे करने दो, लियू वेनवू चिल्लाया और सफेद लाइट बनकर फैंग युआन की तरफ टूटा। लेकिन फैंग युआन ने फुर्ती से घूमकर उसे डॉज कर दिया। मो शी क्वांग भी इसी समय आ पहुंचा और फैंग युआन को इंटरसेप्ट करने लगा। फैंग युआन की फुर्ती कमाल की थी। कभी वो फ्लावर्स से गुजरती तितली जैसा लगता, कभी लाइटनिंग जैसा तेज, कभी हल्की हवा जैसा और कभी किसी गोस्ट की तरह तीनों को चकराकर घेरता। ये तो मास्टर लेवल फ्लाइंग स्किल है। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गू मास्टर्स रेज गू करते हैं, यूज गू करते हैं, रिफाइन गू करते हैं, हर चीज गहरी और फैली हुई। वही जीयू होते हुए भी कुछ ग्यू मास्टर्स उन्हें इतनी कुशलता से इस्तेमाल करते हैं कि वो एक आर्ट बन जाता है। ऐसे लोगों को ही कहते हैं मास्टर्स। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वुल्फ किंग सिर्फ एनस्लेवमेंट पाथ मास्टर ही नहीं, फ्लाइंग मास्टर भी है। लोग कुछ देर देखते रहे और फिर राहत की सांस लेकर आश्चर्य से बोले, वुल्फ किंग, अगर हिम्मत है तो भाग मत, ओयांग बी संग चिल्लाया। चांगशान यिन, अगर अंदर कुछ भी दम है तो मेरे साथ 300 मूव्स एक्सचेंज करो। मो शी क्वांग गुस्से से दहाड़ा। ये लियू वेनवू दांत पीसता रह गया, उसका दिल बिल्कुल टूट गया। फैंग युआन की फ्लाइंग स्किल्स ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्हें और भी गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि फैंग युआन अलग अलग थॉट्स में बंटकर वुल्फ ग्रुप को लियू ट्राइब आर्मी पर हमला करवाए जा रहा था और साथ में इन तीनों से बच भी रहा था। हेवन की कसम, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी उम्दा फ्लाइंग करते हो तो हम ये बैटल इतना खींचते ही क्यों। फैंग युआन की उड़ान देखकर हे लू लान के मन में शिकायत सी उठी और लियू ट्राइब के तीनों भाई तो बिल्कुल गूंगे हो गए। लियू वेनवू हार गया। ये हार बहुत खटकने वाली थी। उसके अंदर आग जल रही थी, लेकिन सच तो सच होता है, उसकी भावना के हिसाब से दुनिया नहीं बदलती। लियू वेनवू, ओयांग बी सांग और मो शी क्वांग तीनों के पास उड़ने की क्षमता थी, लेकिन उड़ान के मामले में वो फांग युआन के सामने कहीं नहीं टिकते थे। आसमान जमीन जैसा नहीं होता। ऊपर हवा में इंसान किसी भी दिशा में घूम सकता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ रास्ता खुला है, बचने का पूरा मौका है। लेकिन जमीन पर जगह कम होती है, बचने के रास्ते सीमित होते हैं। लियू वेनवू और उसकी टोली चाहे जितना रास्ता रोकने की कोशिश करें, वो फांग युआन को छू भी नहीं पा रहे थे। और फांग युआन तो खुद इधर उधर फिसलते हुए अपनी वुल्फ आर्मी को लियू ट्राइब की आर्मी पर हमला करवाता जा रहा था। आखिरकार लियू वेनवू और बाकी दोनों को फैंग युआन का पीछा छोड़कर वुल्फ ग्रुप को मारने और अपने लो रैंक गू मास्टर्स की मदद करने के लिए मुड़ना पड़ा। लेकिन यही तो हे लू लान, फांग युआन और बाकी की योजना थी। वुल्फ किंग्स या म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप को आगे करके लियू ट्राइब के ये तीनों भाई जितनी प्राइमीवल एसेंस खर्च करते जा रहे थे, वो फांग युआन के लिए बेहद फायदेमंद था। जब तक कोई गू मास्टर इमॉर्टल रेल्म में न पहुंच जाए, उसकी प्राइमीवल एसेंस सीमित होती है, और जैसे ही प्राइमीवल एसेंस खत्म होने लगती है, उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ सीधी खाई में गिरती है। वुल्फ टाइड लगातार उमड़ती रही। लियू ट्राइब के तीनों भाई जितने वुल्व्स मारते गए, उतनी प्राइमीवल एसेंस खत्म होती गई। वुल्फ ग्रुप इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब लियू ट्राइब के ये तीनों भाई प्राइमीवल एसेंस लगभग खाली कर चुके थे। जब एसेंस बचानी जरूरी हो गई, तब वो खुलकर लड़ ही नहीं सकते थे। अब हे ट्राइब के हायरअप्स की बारी थी। उन्होंने तीनों को दबाना शुरू कर दिया। लियू वेनवू बाल बिखरे हुए, चोटों से भरा बदन और पूरा गुस्से से कांपता हुआ चिल्लाया, हे लूलैन, आज मैं तुमसे नहीं हारा। मैं ताई बाई यू शेंग और चांगशन यिन से हारा हूं। उसका मानना था कि उनके तीनों भाइयों का किलर मूव 3 हेड 6 आर्म्स बैटलफील्ड पर राज कर सकता था। अगर वो शुरू में फैंग युआन तक पहुंचकर अपनी सुप्रीम स्पीड से उसे खत्म कर पाते तो वुल्फ ग्रुप टूट जाता और हे ट्राइब हार जाती। लेकिन ताई बाई युनशेंग के पास रैंक 5 हीलिंग गू मैन एज बिफोर था। उसकी हीलिंग इतनी तेज थी कि उनके किलर मूव की असर आधी रह जाती थी। और जब मजबूरी में वो वुल्फ किंग के पीछे भागे, तब पता चला कि ये चांगशान यिन तो मदर एक्चुअली एक फ्लाइंग मास्टर है। तीनों भाई उसे पकड़ ही नहीं पाए, बस दूर से देखते रह गए कि कैसे बैटलफील्ड उनके हाथ से निकल गया। लियू ट्राइब टूट गया, हे ट्राइब ने पीछा किया और बहुत सारे लोग सरेंडर कर गए। अलायंस लीडर होने के नाते लियू वेनवू और उसके भाई प्राइमीवल एसेंस खत्म होने के बाद पकड़ लिए गए। हे ट्राइब और लियू ट्राइब हमेशा से बराबरी पर भिड़ते रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में इनकी टक्कर सब जानता है।
अब हे ट्राइब ने लियू वेनवू और बाकी को मारने के बजाय पकड़कर लियू ट्राइब से बैटल रेपरेशन मांगने का फैसला लिया। लियू वेनवू तो उनके ट्राइब का प्रोस्पेक्टिव गू इमॉर्टल था। उसे मार देते तो इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के नियम टूट जाते, और सच कहें तो हे ट्राइब जीतकर भी आधे टूट चुके थे। इतने नुकसान के बाद सिर्फ बैटल गेंद से उनकी ताकत वापस नहीं आती। लियू वेनवू जिंदा था तो उसके बदले बड़ा मुआवजा मिल सकता था। यही उनके फ्यूचर बैटल्स में काम आता। 3 दिन बाद लियू ट्राइब का एनवॉय आया और अपने सारे लोग और जो उनके साथ जुड़े हुए ट्राइब्स थे उन्हें ब्लेस्ड लैंड में वापस ले गया। वहीं थकी हुई हे ट्राइब की आर्मी ने कैंप लगाया, सरेंडर करने वालों को संभाला, अलायंस को नया आकार दिया, रिसोर्सेज बांटे और युद्ध की लूट को व्यवस्थित किया। लार्ज लिजर्ड हाउस ग्यू के अंदर फांग युआन एक गद्दे पर बैठकर ध्यान से कल्टिवेट कर रहा था। उसके शरीर से एक रैंक 4 वुल्फ सोल गू निकला। वो वुल्फ सोल गू अंगूठे जितना छोटा था, जैसे एक धुंधला सा छोटा ग्रे रंग का वुल्फ दिलासा। उसके ऊपर हल्की ईयरी नीली रोशनी चमक रही थी। फैंग युआन की एपर्चर का प्राइमीवल सी थोड़ा नीचे गया क्योंकि प्राइमीवल एसेंस वुल्फ सोल गू में जा रही थी और उसे बड़ा कर रही थी। हाउ वुल्फ सोल गू फैलता गया और एक शुद्ध ग्रे वुल्फ सोल बन गया जो हाथी जितना बड़ा था। अगले ही पल उस वुल्फ सोल ने बिना आवाज वाला हाउल किया और सीधा फैंग युआन की तरफ झपटा। फैंग युआन मुस्कुराया, सोचते हुए कि 1000 मैन सोल इतनी आसानी से कैसे हिल सकता है। वुल्फ सोल उसके 1000 मैन सोल से टकराया और तुरंत दब गया। दोनों की आत्माएं एक दूसरे में उलझकर धुएं सी बन गईं। कुछ देर बाद वुल्फ सोल पूरी तरह 1000 मैन सोल में घुल गया और फिर दोबारा प्रकट हुआ। अब 1000 मैन सोल के सिर पर लंबे वुल्फ ईयर्स थे, शरीर कुछ पतला हो गया था, नाक तेज हो गई थी। उसके लॉन्ग हेयर, आईज और टेल वैसे ही थे। फैंग युआन ने सोचा, इंपीरियल कोर्ट कंपटीशन के बाद से मैं रोज वुल्फ सोल गू से अपनी सोल रिफाइन कर रहा हूं। अब जाकर छोटी सफलता मिली है। मेरी सोल अब करीब 30% वुल्फमैन सोल बन चुकी है। जब उसकी सोल पूरी तरह वुल्फमैन सोल में बदल जाएगी तब उसके वुल्फ ग्रुप पर उसका नियंत्रण एकदम नए स्तर पर पहुंच जाएगा। सिर्फ संख्या ही बहुत बढ़ेगी नहीं, बल्कि वो उन्हें ऐसे चला सकेगा जैसे उसके अपने हाथ पांव हों। उन्हें चलाने में बस एक हल्की सी सोच काफी होगी। लंबी बैटल के बाद उसकी सोल की थकान भी बहुत कम होगी। लेकिन इस रफ्तार से जब तक मैं वुल्फमैन सोल को पूरी तरह रिफाइन कर पाऊंगा, इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट तो खत्म हो चुका होगा। मेरे पास रैंक 4 वुल्फ सोल गू है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है। फैंग युआन ने धीमी सांस छोड़ी। अगर उसके पास रैंक 5 वुल्फ सोल ग्यू होता तो हालात बिल्कुल अलग होते। रैंक 4 वुल्फ सोल ज्यू तो ऐसे है जैसे कोई बड़ा आदमी एक छोटी सी ब्लेड लेकर पेड़ काटने चले। असल में देखा जाए तो फांग युआन की सोल कल्टिवेशन वैसे ही बहुत तेज है। साधारण ज्यू मास्टर्स को उसकी मौजूदा अवस्था तक पहुंचने में 20-30 साल लग जाते। क्लैन समर्थन वाले किसी जीनियस गू मास्टर के लिए भी डोंगफांग यू लियांग जैसा आदमी ही इसे 10 साल तक ला सकता है। फैंग युआन के पास डैंग हन माउंटेन है, जिसकी वजह से उसकी सोल ऐसे बढ़ती है जैसे उसे रॉकेट लगा हो। इसी वजह से उसका नजरिया भी औरों से अलग है। अगर मुझे वो थीविंग हेवन इनहेरिटेंस मिल जाए और लुओपो वैली हासिल हो जाए। फैंग युआन का मन एक पल के लिए उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक दिया। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में डैंग हन माउंटेन को ग्रूअल मड लगातार खा रहा था और अब मुश्किल से एक छोटी सी माउंटेन बची थी। इस समय उसका असली उद्देश्य डांगहू माउंटेन को बचाना था। लुओपो वैली की खोज तो इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के बाद ही हो सकती थी। उधर फांग युआन कल्टिवेट कर रहा था, तभी चांग बियाओ, नी स्वेटोंग और चांगजी यू को लेकर लार्ज लिजर्ड हाउस गू के बाहर पहुंचा। मैं चांग बियाओ हूं, लॉर्ड वुल्फ किंग ने मुझे बुलाया है, चांग बियाओ ने धीमी संजीदा आवाज में बताया। दरवाजे पर 2 रैंक 3 गू मास्टर्स खड़े थे। बिना भाव के बोले, लॉर्ड वुल्फ किंग अभी कल्टिवेट कर रहे हैं, हम अंदर जाकर उन्हें सूचित नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना होगा। हैं? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। चैंग बियाओ ने हल्की हंसी के साथ अपने अंदर की कड़वाहट और डर को छिपाने की कोशिश की। उसकी और चांगशन यिन की दुश्मनी गहरी थी, वो ही ट्राइब में झुकना नहीं चाहता था। पहले वो लियू ट्राइब जाना चाहता था, लेकिन लियू ट्राइब ने उससे फैमिली नेम छोड़कर लियू ट्राइब में शामिल होने को कहा। चैंग ट्राइब और एल्डर्स के लिए यह असंभव था। चैंग ट्राइब एक बड़ा ट्राइब था। फैमिली नेम छोड़ते ही चैंग ट्राइब नाम की चीज खत्म हो जाती। और हे लू लान ने लियू वेनवू को जिंदा पकड़ा था और बैटल रेपरेशन की शर्तों में चांग ट्राइब को अपने कब्जे में लेने की बात जोड़ दी थी ताकि चांगशान यिन को खुश किया जा सके। इस तरह चांग ट्राइब लियू और हे ट्राइब के सौदे में एक बलि का बकरा बन गया। अगर चांग ट्राइब ने हे ट्राइब को नहीं माना तो हे ट्राइब की आर्मी उन पर हमला करती। दोनों तरफ से दबाव में चांग ट्राइब को मजबूर होकर सिर झुकाना पड़ा और हे ट्राइब का कैप्टिव बनना पड़ा। चांगशान यिन और चांग ट्राइब की दुश्मनी सबको पता थी।
हे लू लान ने चांग ट्राइब पकड़ने के बाद फांग युआन से कहा कि वो उनका पूरा हिसाब साफ करे। फांग युआन ने खबर सुनकर हे लू लान का धन्यवाद तो किया, लेकिन उसके दिल में इसका कोई मतलब नहीं था। वो तो बस चांगशान यिन की पहचान का उपयोग कर रहा था इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में घुसने के लिए। वुल्फ किंग की पुरानी दुश्मनियां उससे जुड़ी नहीं थीं। लेकिन अगर वो बात को हल्के में ले लेता तो उसकी पहचान पर शक होता। इसलिए फांग युआन ने चांग ट्राइब के मौजूदा लीडर चांग बियाओ को मिलने बुलाया। चांग बियाओ शाम से रात तक इंतजार करता रहा। नॉर्दर्न प्लेन्स की रातें इस समय बहुत ठंडी थीं। चांग ट्राइब के इन लोगों की गू वर्म्स पहले ही ले ली गई थीं। एपर्चर्स में प्राइमीवल एसेंस से गर्मी नहीं बची थी। हवा की चोट से वे कांप रहे थे। चांग बियाओ तो चेहरे पर संयम रखे था, लेकिन नीक स्वे टोंग का चेहरा अपराध बोध और चिंता से भरा था। चांग जीयू जवान था, खून गर्म था, नाक ठंड से लाल थी, शरीर कांप रहा था पर आंखें चमक रही थीं। बचपन से वो वुल्फ किंग चांगशान यिन और उनकी महानता की कहानियां सुनता आया था। सब उसे हीरोज सन कहते थे। यह पहचान उसे जन्म से मिली थी। इसमें गर्व भी था, बोझ भी और अनोखी घटनाएं भी। जब पहली बार सुना कि वुल्फ किंग जिंदा हैं, लौट आए हैं और चैंग ट्राइब से बदला लेने आएंगे, तो उसके मन में तूफान उठा। जब सुना कि उसे बैटलफील्ड पर अपने पिता से लड़ना होगा, तो उसका बैटल इंटेंट डगमगा गया। मीटिंग में चांगशन यिन नहीं आया, वो तो सुन शिहा को पीटने गया था। इससे चांग जी यू को निराशा भी हुई और बेहद सम्मान भी। जब लियू ट्राइब हार गया और वो कैप्टिव बन गया, तो उसके दिल को राहत मिली। उसे अपने पिता से लड़ना नहीं पड़ेगा। अब जबकि वो सच में अपने पिता से मिलने जा रहा था, चांग जी यू का दिल अंदर से उफन रहा था। ठंड और दर्द उसके खून को शांत नहीं कर पा रहे थे। जिसने मुझे सब कुछ दिया, मेरे पिता, असल में कैसे होंगे? उसके मन में सवाल, उम्मीद और डर सब घूम रहे थे। फैंग युआन ने 3 वुल्फ सोल गू इस्तेमाल करने के बाद आंखें खोलीं। कमरे में गर्माहट थी और खिड़की के बाहर आइसी हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फांग युआन ने चांग बियाओ को अथॉरिटी दिखाने के लिए जानबूझकर समय लिया था। अब गणना के हिसाब से सही पल था। उसने लार्ज लिजर्ड हाउस जीयू को नियंत्रित करके दरवाजा खुलवा दिया। लॉर्ड वुल्फ किंग ने कल्टिवेट पूरा कर लिया है, वो आपसे मिलेंगे, बाहर खड़े गू मास्टर्स ने संदेश पाते ही कहा। चांग बियाओ की सांस रुक गई। डर उसके सीने में जम गया। वो भारी कदमों से सबसे पहले अंदर गया। अगर वुल्फ किंग को असली सच पता चल गया, तो उसका मृत शरीर भी ठीक हालत में नहीं बचेगा और उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर वुल्फ किंग को सच पता न भी चले, लेकिन बदला लेना हो, तो चांग ट्राइब का सफाया उसके एक आदेश पर हो सकता है। जिंदगी एक चाकू पर रखे मांस जैसी थी, बचने का फैसला किसी और के हाथ में। फैंग युआन ने सामने घुटने टेक कर बैठे तीनों को देखा। चांग बियाओ सिर झुकाए हुए दांत भींचे था। नीक स्वे टोंग का चेहरा सफेद पड़ चुका था, वो कांप रही थी। चांग जीयू तेज सांसें ले रहा था, लेकिन कभी कभी नजर उठाकर चांगशन यिन को देखकर उसके चेहरे पर उत्साह चमक जाता था। फैंग युआन हल्के से हंसा। ये हंसी तीनों के कानों में पड़ी और उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चांग बियाओ ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल सबसे गहरे अंधेरे में डूब चुका था। वो फैसला सुनने को तैयार था। नीक स्वे टोंग लगभग गिर ही गई। उसका बदन जवाब दे रहा था, पर चांग जी यू तो जैसे आग में तप रहा था। उसके लिए ये उसके पिता की हंसी थी। उसे इस हंसी में एक अजीब गर्माहट मिली। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।